अब हम 1857 के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे आते हैं जिसने जिसे हम कहते हैं कि आधुनिक भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, हम बाद में उसके एनालिसिस पे आएंगे। कुछ कहानी ऐसे शुरू करते हैं। कहानी यह है कि कुछ लोग इसको भारत की आज़ादी का पहला द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी का पहला लड़ाई बोलते हैं। कुछ लोग इसको सैनिकों का गदर या विद्रोह कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग देखते हैं। होता यह है कि एक विद्रोह होता है, सिपाही विद्रोह से, जिसकी शुरुआत होती है और शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ में जो बंगाल लांसर के सिपाही होते हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके वो दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। खबर ये आई थी कि एक राइफ़ल है जिसका नाम एनफील्ड राइफ़ल था। उस समय राइफ़ल की जो गोलियां होती थी उस गोली को उसके ऊपर चर्बी लगाई जाती थी और चर्बी को मुंह से निकालना होता था। और चर्बी को जब मुंह से निकालना होता था तो ये खबर आई कि उस पर चर्बी लगी हुई है गाय और सूअर की, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली थी। तो इससे दोनों नाराज़ हो गए। और उसके बीच में बहुत सारी खबर और भी थी। खबर ये थी कि भारतीय सिपाहियों को अलग अलग, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने जब भारत पे प्लासी के युद्ध के बाद भारत पे कब्जा किया तो ज़्यादातर उनके सिपाही भारतीय थे। उन सिपाहियों को कम सैलरी मिलती थी, उनको समुद्र पार करके लड़ाई के लिए ले जाया जाता था और ये माना जाता था हिंदू और ब्राह्मणों में स्पेशली कि अगर उनको समुद्र पार करा जाए तो उनकी जाति खत्म हो जाती है। उसके बाद उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता था, सैलरी कम मिलती थी, स्पेशल भत्ते नहीं मिलते थे और प्रमोशन तो भारतीय सिपाहियों को मिलता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से सूबेदार से ऊपर पहुँच पाते थे। ये बहुत सारी शिकायतें थी। इन सब शिकायतों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। कहाँ पे? मेरठ में बंगाल लांसर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वो दिल्ली की तरफ आ गए। और जब वो दिल्ली की तरफ आए तो सुबह, ये बात है 11 मई 1857 की, दिन सोमवार था, रमज़ान का 16वां दिन। सुबह के 7 बजे थे। जो आखिरी मुग़ल सम्राट थे वो नमाज पढ़ रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि सामने धुआं उठ रहा है। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उन्होंने किले की रक्षा कर रहे अंग्रेज को बुलाया, क्योंकि सब जगह राजा रजवाड़े, सम्राट, ये सारे के सारे जो लोग थे ये अंग्रेज़ों के अधीन थे और अंग्रेज ही इनको सब कुछ देखते थे। तो एक तरह से पूरा सिस्टम अंग्रेज़ों के अधीन था। तो 4 बजे तक जो ये बागी सिपाही आए थे मेरठ से, उनकी तरफ से संदेश आया कि वो बादशाह से मिलना चाहते हैं। लाल किले में आपको पता है दीवाने खास है, दीवाने खास में आहते में ये सारे के सारे सिपाही इकट्ठा हो गए और अपनी पिस्तौल लहराने लगे। बादशाह की हालत शतरंज के बिसात पर जो बादशाह होता है उसकी तरह होती है कि इतने ज़्यादा सिपाही थे, बादशाह के पास सच में कोई ताकत भी नहीं थी। और बादशाह ने पूछा कि इतना शोर क्यों है, हम जिंदगी के आखिरी दौर में हैं, हम तन्हाई में रहने दो। तो और बादशाह की तरफ से जवाब आया कि देखो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो खुद ही अंग्रेज़ों की पेंशन पे जिंदा हूँ। क्योंकि जितने राजा रजवाड़े थे इनको सब अंग्रेज़ क्या करा करते थे, पेंशन देते थे। मेरे पास तो कुछ आपके लिए है ही नहीं। तो सिपाहियों की तरफ से जवाब आया, महाराज, हम पूरे मुल्क का पैसा आपके खजाने में डाल देंगे। बस आप हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की है देश के अलग अलग हिस्सों में, वो कानपुर हो, झांसी हो, मेरठ हो, ग्वालियर हो, दिल्ली हो, आप हमें क्या कीजिए, आप हमें लीड कीजिए और आप हमें लीड कीजिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो ये चाहते थे। जफर ने कहा कि न तो मेरे पास फौजी है, न हथियार है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सिपाही तो लड़ते हुए आ रहे थे और सिपाही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। वो बोले, नहीं बादशाह, हमें सिर्फ आपकी रहमत चाहिए। बहादुर शाह जफर की पर्सनालिटी के बारे में कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, वो डिसीजन लेने में बहुत समय लेते थे। लेकिन आज उन्होंने कुछ अनोखा किया। आज उन्होंने डिसीजन लेने में समय नहीं लिया और तुरंत हाँ कर दिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर को एक सिंहासन या कुर्सी पे बैठाया गया। सारे सिपाही उनके पास आते और सिर झुकाते, बादशाह आशीर्वाद के रूप में उनके ऊपर हाथ रखते और धीरे धीरे सिपाहियों ने पूरे किले पे कब्जा कर लिया। किले पे रहने लगे। इसके बीच में बहुत सारी खबर है, दिल्ली में उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को तक मारा, औरतों को तक भी मारा, कुछ इस तरह का चलता रहा। अब बहादुर शाह जफर इतना बड़ा जो लश्कर था उसके अधीन आ गए। दिल्ली में हालात बहुत बुरे थे। आप सोचिए, 1.5 लाख की आबादी वाले दिल्ली शहर में लगभग 70,000 के करीब सैनिक आ चुके थे। जब किसी 1.5 लाख की आबादी वाले शहर में 70 से 80 हज़ार फौजी आ जाएं तो उस शहर में तो कैओस हो ही जाएगा। तो दिल्ली वालों ने बहुत ज़्यादा खुल के इनका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये सिपाही लड़ते रहे और अंग्रेज़ों से दिल्ली को 12 मई तक खाली करा दिया गया। लेकिन अंग्रेज बहुत बड़े रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। रणनीति बनाने के बाद वो दोबारा वापस आए। अंबाला से, विदेशों से अलग अलग सेनाएं बुलाई गई और सेना बुलाने के बाद दिल्ली पे दोबारा से कब्जा कर लिया गया और अंग्रेज़ों ने बहुत ही
अत्याचार के साथ बदला लिया और बदला लेते हुए दहशत का माहौल, न सिर्फ इन सिपाहियों को मारा गया बल्कि आम शहरियों का भी बुरा हाल कर दिया गया। शहरियों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया। बहुत सारे लोग लंबे समय तक टेंट पे रहे। अंग्रेज सिपाहियों ने और उनके सिपाहियों ने दिल्ली को लूट लिया। दिल्ली के ये हाल थे कि मिर्ज़ा गालिब जो इतने बड़े शायर थे और बिल्कुल लाल किले के बगल में ही उनकी जहाँ कोठी थी, वहाँ पे उन्होंने, उस समय वो 60 साल की उम्र में थे, तो उसके बाद जब वो जितने साल जिंदा रहे, लगभग 12 साल जिंदा रहे, और 12 साल में उन्होंने 11 गज़लें लिखी। एक साल में एक गज़ल भी नहीं लिख पाए। इतना बुरा मंजर था दिल्ली का, इतना ज़्यादा डर था। और उसके बाद 1857 के इस पूरे के पूरे विद्रोह को जो देश भर में हुआ, चाहे मेरठ, कानपुर, झांसी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने सब सुना है। तो हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग जितने भी सिपाही थे, रजवाड़े थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। और अब क्या होना था, बहादुर शाह जफर के साथ तो कुछ होना ही था, क्योंकि बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना गया था। ये देश में अलग अलग हिस्सों में ये रिवॉल्ट हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, जिसको स्वतंत्रता का संग्राम कहा गया। ये ज़्यादातर मुख्यतः आप कह सकते हो कि उत्तर भारत में रिवॉल्ट हुई। अंग्रेज़ों ने बदला लिया इसका, और बदला लेने के बाद क्या हुआ, बहादुर शाह को तो समझ में आ गया कि क्या किया जाए। तो एक तरह से बहादुर शाह अपने लाल किले के पीछे से निकले और वो निज़ामुद्दीन की मज़ार में उन्होंने माथा टेका। और उसके बाद कहते हैं कि वो हुमायूं, यानी हुमायूं जिसने मुग़ल साम्राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फिगर बाबर के बाद, माना कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फिगर नहीं थे, लेकिन ठीक है, स्थापना करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वहाँ पे गए। और उसके बाद उन्होंने के विलियम हॉटसन, कोई शख्स थे, उनको संदेश पहुंचाया कि अगर आप मुझे मारोगे नहीं और सम्मान दोगे तो मैं एक तरह से सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से उनका आत्मसमर्पण हो गया। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत और हिंदुस्तान का नवाब, हिंदुस्तान का सम्राट, एक समय पूरे हिंदुस्तान या साउथ एशिया में जिसका आप कह सकते हैं जिसका डंका बजता था, आज वो अंग्रेजों के सामने कहाँ गिरफ्तार कर दिया गया, गिरफ्तार करके उसी लाल किले में रख दिया गया जिसमें लगभग इतने सालों से 3 शतकों से जिसमें मुगलिया सल्तनत राज करती थी, उसकी एक छोटी सी छावनी में इनको रख दिया गया। और उस छावनी में एक छोटी सी कैद खाने में रख दिया गया। और क्या होता था कि अंग्रेज लोग आते और बहादुर शाह जफर को देखते, ऐसे आते ना जैसे चिड़ियाघर में कोई जानवर रखा गया हो। वो देखना चाहते थे कि आखिर हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह कैसा दिखता है। और शहर में बड़ी उथल पुथल हुई। और ये एक तरह से बहुत आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा असम्मानजनक था बहादुर शाह जफर के लिए। इस पर उन्होंने शायरियाँ भी लिखी, एक अच्छे शायर भी थे वो बहादुर शाह जफर। और बाद में अंग्रेज़ों ने अपनी नीति के कारण उनको रंगून भेज दिया। और प्रधानमंत्री अभी मोदी जी कुछ साल पहले रंगून गए थे अपने पहले कार्यकाल में, तो वहाँ उन्होंने बहादुर शाह जफर की मज़ार पे फूल चढ़ाए। साथियों, जैसा कि आपने अलग अलग कक्षाओं में पढ़ा है कि मुग़ल सल्तनत जो भारत में स्थापित हुई, इसने पूरे भारत का एकीकरण किया, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से। मुग़लों ने भारत को इतना पावरफुल, इतना समृद्ध बना दिया गया कि दुनिया का हर एक यूरोपीय देश हो या पश्चिम के देश हो या मिडिल ईस्ट के देश हो, वो भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते थे और भारत से व्यापार करना चाहते थे। अकबर और औरंगजेब के लगभग 50 साल का जो शासन था, उसने भारत में एक तरह से युद्ध खत्म कर दिए, शांति आ गई। जब पीस आ जाती है तो ट्रेड यानी तिजारत बढ़ जाती है, तो व्यापार बढ़ने लगा। भारत ने बहुत तरक्की कर दी। जब हम कहते हैं कि भारत में दूध की नदियाँ बहती थी और घर में जो सोने की चिड़िया थी, ऐसा नहीं था कभी। वो इतनी समृद्धता थी, हर एक आदमी के पास काम था। और भारत को मुग़ल सल्तनत के उस पूरे पीरियड्स में एक बहुत ही स्थायित्व मिला। इसके कारण हर एक विदेशी भारत में आना चाहता था, यूरोपीय भारत में आना चाहते थे। 1600 के करीब अंग्रेज आए। हमने देखा कि डच आए, फ्रेंच आए। अंग्रेज़ों ने जब जहांगीर दिल्ली में शासक थे, तो उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ले ली व्यापार करने की। हर महीने उनके 2 जहाज आते थे और यहाँ से सामान ले जाते थे। अनोखा सामान क्या ले जाते थे, वो टेक्सटाइल, कपड़े, सिल्क, ठीक है, और कपास, या फिर आप कहिए मसाले भारत से ले जाते, हाथ से बनी चीज़ें ले जाते थे और उसको 200 गुना यानी 200 टाइम्स ज़्यादा मुनाफे पे बेचते थे। शुरुआत में उन्होंने कहा, अंग्रेज आए भारत में, व्यापार करने लगे। उनको लगा कि शुरुआत में हम सिर्फ इस नीति पे काम करेंगे कि हम व्यापार की नीति अपनाएंगे, हम भूमि की नीति नहीं अपनाएंगे। लेकिन एक मज़ेदार बात है, व्यापार और राजनीति हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो लंबे समय तक अंग्रेज अपने आप को भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे न रख सके। और उसके बाद क्या होता है, 1600 के करीब मैंने बताया वो लोग आए थे। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज जनरल था, वो भारत में 900 अंग्रेजों के साथ,
और 200 हिंदुस्तानियों सिपाहियों की मदद से उसने एक बंगाल के नवाब से किसी चीज़ को लेके, जो इतिहास का बहुत बड़ा डिस्कोर्स है उसके बारे में नहीं जाएंगे, किसी छोटी सी चीज़ को लेके विवाद हो गया और बेसिकली अंग्रेज चाहते थे कि उनको परमिशन दी जाए व्यापार करने की और वह नहीं देना चाहते थे। और इसके कारण जो मुगल का प्रतिनिधि था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उसको प्लासी के मैदान पे हरा दिया गया, जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। प्लासी के बाद बक्सर होता है 64 पे, और अंग्रेज जो व्यापारी बन के आए थे, जो ट्रेडर बन के आए थे, उन्होंने टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, यानी जो सौदागर और मुनीम बन के आए थे वो भारत के जनरल और गवर्नर बन गए। तो ये इतिहास है, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। और इन सालों में अंग्रेजों ने क्या किया, भारत की संपदा, चाहे वो वन संपदा हो, भारत के लोगों से भयानक टैक्स लिया गया एग्रीकल्चर पे, वो कुछ स्थिति ऐसी कर दी कि भारत का हर वर्ग, किसान, मजदूर, बुनकर, मजदूर या फिर बड़े बड़े जो साहूकार थे या छोटे साहूकार, राजा, रजवाड़े, सब लोग अंग्रेजों से नाराज हो गए और उसी का परिणाम था 1857 की क्रांति। थैंक यू।